everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12th HSC कॉमर्स का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो हम कर रहे हैं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.9 को सॉल्व। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 1.8 तक पूरा बहुत अच्छे से सब कुछ देख लिया है। तो अगर आप बहुत ही नए हो इस चैनल पे, यानी कि ये आपका पहला वीडियो है इस चैनल का, तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ इस चैनल पे। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो हमारा मैथमेटिक्स 2 है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आपके लिए मतलब क्लास 12 स्पेशली क्लास 12 के लिए मैंने 2 प्लेलिस्ट बना के रखी है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 की। तो आपको उस 2 प्लेलिस्ट में आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बच्चे हैं ना क्या करते हैं पता है, उन लोग है ना ऐसे नीचे मतलब कि वीडियोस के नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं और बोलते हैं अरे मिस बहुत ही नीचे है वीडियो, कैसे देखे हम लोग को वीडियो को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। अरे इसलिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट पे सर्च करने का। जो भी वीडियोस अगर आप कोई भी चैनल के वीडियोस देखते हो तो प्लेलिस्ट पे जाके उसको सर्च करो, तो वो ज्यादा आसानी से एंड ज्यादा जल्दी मिल जाएगा आपको वो वीडियो। ठीक है, चलो तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो 1.8, 1.9, 1.10 ये 3 प्रैक्टिस सेट थोड़े से आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.9 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम जैसे कि आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ना लॉज है कुछ, हमारे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, हमारा टॉपिक का नाम क्या है देख लो। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि आपको तो पता ही है, हमने देखा स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट पैटर्न वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पे है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द स्टेटमेंट पैटर्न अंडर द रिलेशन ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस satisfy various law. We have already proved a majority of them and the rest are obvious. Now we list this law for ready reference. यानी कि यहाँ पे देखो कुछ लॉज है, ओके, ये हमारे कुछ 9 लॉज है। हमको अभी क्या करना है, ये लॉज को स्टडी करना है और ये लॉज किसके लिए काम आएंगे मैं बताती हूँ। देखो ये 9 लॉज है, अगर आपको ये 9 लॉज नहीं आए तो आप आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप फिर 1.9 नहीं कर पाओगे। अब ये लॉ क्या है, किसके लिए यूज होगा, देखो मैं आया ना डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलती हूँ। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमको क्या करना रहेगा, जो स्टेटमेंट पैटर्न है ना, जो एक्सरसाइज 1.9 में क्या दिया रहेगा, ये स्टेटमेंट पैटर्न है। आपको तो पता ही अभी स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, देखो ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है और ये भी हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट पैटर्न है। तो इन दोनों स्टेटमेंट पैटर्न को हमको क्या दिखाना है, इक्विवेलेंट दिखाना है, लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखाना है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, पता है 2 स्टेटमेंट पैटर्न को हमने लॉजिकली इक्विवेलेंट बताया है, बट विथ यूजिंग ट्रूथ टेबल बताया है। हमने ट्रूथ टेबल बनाया था, ओके, इनका ट्रूथ टेबल बनाया था और इनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में जो वैल्यूज आ रहे थे, जो ट्रूथ वैल्यूज आ रहे थे, वो अगर सेम होते थे तो हम बोलते थे ये दोनों जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये वाला हमने एक्सरसाइज आई थिंक 1.6 कुछ तो कहीं पे तो हमने कोई एक्सरसाइज में किया हुआ है। बट यहाँ पे हमको ट्रूथ टेबल से हमको ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न को इक्विवेलेंट नहीं बताना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब यहाँ पे ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करना है। तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल हमको क्या शो करना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में, इसका मतलब यहाँ पे हमको लॉज के मदद से क्या करना पड़ेगा, ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न को लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अभी ये 9 लॉज पढ़ने वाले हैं। जितना हो सके आज के आज, अभी के अभी मेरे साथ साथ ही याद कर लेना, फिर बोलना मत कि मैंने बोला नहीं। ठीक है, चलो आते हैं फर्स्ट लॉ से करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ ये जो लॉ है वो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कौन कौन से हमारे लॉजिकल सिंबल्स जो है वो यूज हुए, यानी कि कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड और नेगेशन। ठीक है, ये जो सारे लॉज है वो एंड और नेगेशन वाले, नेगेशन मतलब ये तीनों लॉजिकली
लॉजिकल कनेक्टिविटी को यूज करके ही ये लॉज बने हुए हैं। अगर आप लोग देखोगे ना, ये जो आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर कौन सा है, 21, हाँ 21 निकालो, तो वहां पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा सिंबल होता है, ये पता है ना आपको, ये इम्प्लाइज और ये डबल इम्प्लाइज, आपको देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा, हाँ सिर्फ इधर दिखेगा। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ तो हमने ऑलरेडी पहले भी किया है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स इनवर्स किया है ना। इसको 9 को छोड़ के देखो, 9 को छोड़ के कभी कहीं पे भी आपको ये इंप्लाइज और डबल इंप्लाइज नहीं दिखेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अभी देखो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में ये लॉज क्या है। पहले है हमारा, पहले लॉ का नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, इसको कोई मतलब अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं टीचर्स, तो मैं तो इसको आइडेम्पोटेंट लॉ प्रोनाउंस करूंगी। अब यहाँ पे सुनना, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं जो लॉ लिखूंगी वो और को यूज करके लिखूंगी, ओके, और को यूज करके लिखूंगी, और सेम लॉ एंड के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे और वाले लॉ होंगे और यहाँ पे सारे एंड वाले लॉ होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपके टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 21 है ना, उस पे भी वैसा ही कुछ दिया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है। ये लॉ बोलता है कि जो P और P जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू P होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे जो आपको सारे लॉज दिखेंगे ये लेफ्ट साइड में, वो और से बने हुए रहेंगे, एंड सेम क्या होगा, एंड को यूज करके भी हम बना सकते हैं या बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ है कि P और P अगर आप करोगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू P। अब यहाँ पे इसका क्या सबूत है, देखो ये है हमारे क्या, स्टेटमेंट पैटर्न, ये स्टेटमेंट पैटर्न है। ये क्या होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। इसका सबूत क्या है, इसका सबूत है ट्रूथ टेबल। आप ट्रूथ टेबल से इनको प्रूव कर सकते हो, अगर विश्वास नहीं होता है तो एक प्रूव करके दिखाओगे, बाकी प्रूव नहीं करेगी। देखो मान लेते हैं ये हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे रखते हैं, पहला कॉलम होगा P, सिर्फ P, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, और यहाँ पे रखते हैं P और P, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो इधर या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अब हमको क्या करना है, P और P करना है। तो P क्या है, P है हमारा ट्रू, फिर से P मतलब वही सेम, क्या होगा, ट्रू। तो ट्रू और ट्रू क्या देगा हमको, ट्रू देगा, बरोबर। उसके बाद नेक्स्ट P क्या है, अभी फॉल्स है, तो फॉल्स और फिर से P क्या है हमारा, फॉल्स है। तो फॉल्स और फॉल्स क्या मिलेगा, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, इस कॉलम में जो हमारे ट्रूथ वैल्यू है और जो सेकेंड कॉलम है इसके जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा, कि ये जो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स है वो क्या हो गए, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। तो अब ये सब काम नहीं करना है, ट्रूथ टेबल नहीं बनाना है आपको। अगर यहाँ पे लॉज लिखा है तो मतलब ये सबूत के साथ है, टेंशन मत लो, आप विश्वास कर सकते हो इसके ऊपर। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है कि अगर हम जो P है, जो स्टेटमेंट है, उसको क्या करते हैं खुद के साथ ही और करते हैं, तो वो किसके इक्वल मिलेगा, P के इक्वल मिलेगा, ठीक है। वैसा ही एंड से भी बना सकते हैं कि P यानी कि जो स्टेटमेंट है एंड P करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, एंड के साथ लेंगे, दैट इज P एंड P भी हमको क्या देगा, दैट इज इक्वल टू P देगा। तो यानी कि लेफ्ट साइड में मैं जो लॉ लिख रही हूँ वो और के रिस्पेक्ट में लिख रही हूँ, और राइट साइड में जो मैं लॉज लिख रही हूँ वो एंड के रिलेटेड लिख रही हूँ। और ओके, समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आइडेम्पोटेंट लॉ आपको क्लियर हो गया, लिखना आ जाएगा। अब ये लॉ कैसे यूज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.9 में देखेंगे। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, सारे लॉज हमको करने हैं। तो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉ। आप लोग है ना थोड़ा नाम से भी आइडेंटिफाई करना, एसोसिएट करना, ओके। एसोसिएट करना मतलब घुल मिलना, ठीक है। तो वैसा ही कुछ ये लॉ भी है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, मैं पहले लिख देती हूँ, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ है हमारा P और ब्रैकेट के अंदर होगा Q और R, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, P और Q ब्रैकेट के अंदर होगा, फिर यहाँ पे बाहर आएगा और R, या फिर दैट इज इक्विवेलेंट टू P और Q और R। तो ये पूरा हमारा एसोसिएटिव लॉ है।
और यहाँ पे आप लोग देखना कि मैंने ये जो लॉ है, एसोसिएटिव लॉ जो लिखा है, वो और के रिस्पेक्ट में लिखा है, और के रिस्पेक्ट में लिखा। अभी सेम लॉ जो है वो एंड के रिस्पेक्ट में भी फॉलो होगा। अब आपको ये लॉ पहली बात तो समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। एसोसिएट मतलब घुल मिलना। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि ये देखो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिखा है, यानी कि ऐसा मीन्स क्या, ऐसा लिखा है कि P और ब्रैकेट के अंदर क्या है, Q और R है, तो इसका मतलब ये जो है, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू, अभी हमने किसको घुल मिलाया था, Q और R को एक ब्रैकेट में रखा था, तो हम क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू, अब हम क्या कर सकते हैं, Q और P को भी एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब कि ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, दैट इज P और Q को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे और बाहर किसको रखेंगे, और R को बाहर रखेंगे, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न क्या होते हैं, इक्विवेलेंट ही होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा फंडा है, आप Q या R को ब्रैकेट दो या फिर P Q को ब्रैकेट दो, ये वन एंड द सेम ही है। आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हो, ब्रैकेट को चेंज कर सकते हो। पहले हमने ब्रैकेट किसको दिया, Q और R को, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू, हमने ब्रैकेट चेंज कर दिया, हमने किसको ब्रैकेट दिया, P और R की P और Q को दिया, या फिर आप किसी को ब्रैकेट मत दो, यानी कि आप किसी को ब्रैकेट मत दो, यानी कि दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये इसके भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, दैट इज P और Q और R, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट पैटर्न्स जो है वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट हो गए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ट्रूथ टेबल बना के देख लेना, इसके रिस्पेक्टिव कॉलम, इसके रिस्पेक्टिव कॉलम और इसके रिस्पेक्टिव कॉलम, इनका जब सारा कॉलम चेक करोगे तो इनके रिस्पेक्टिव कॉलम में जो ट्रूथ वैल्यू आएगी सबके सेम आ जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो व्हाट इज एसोसिएट, एसोसिएट मतलब घुल मिलना, तो यहाँ पे हम घुल मिला रहे हैं किसको, यहाँ पे देखो पहले हमने Q R को घुल मिलाया और फिर हमने ब्रैकेट चेंज करके P और Q को घुल मिलाया, या फिर किसी को, मतलब सबको ब्रैकेट के बाहर कर दिया हमने, यानी कि सब साथ हो गए, तो ये सब इक्विवेलेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेम एंड के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ एंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, देखो P एंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग Q एंड R, दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, अभी हम ब्रैकेट किसको देंगे, वेरी गुड, P एंड Q को ब्रैकेट देंगे और R को बाहर रख देंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q एंड R, ये सब इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब 1 2 3 ये इक्विवेलेंट होते हैं। और एक बात ध्यान देना, ये और है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और है, और यहाँ पे सब जगह जो लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज हुआ है वो एंड यूज हुआ है। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, जो एसोसिएटिव लॉ होता है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो जो हमारे सिंबल्स है वो सेम है, यानी कि और देख रहे हो, क्योंकि है ना, अभी है ना, मैं आगे ना आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताऊंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो फोर्थ लॉ होगा, इसमें और एसोसिएटिव लॉ में है ना बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो एसोसिएटिव लॉ का ध्यान रखना। एसोसिएटिव लॉ में जो सिंबल्स है, यानी कि जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है, अगर आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे, वो सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो मैंने बोला था वो। तो क्लियर हो गया एसोसिएटिव लॉ का, वेरी इजी। आइडेम्पोटेंट लॉ क्लियर है, वेरी गुड। एसोसिएटिव लॉ क्लियर है, वेरी गुड, इसको लिखते भी चलना, ठीक है। अभी कम्युनिकेटिव लॉ, कम्युनिकेटिव बोल दिया, कम्युनिकेटिव लॉ तो बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट लॉ है ये, क्योंकि कम्युनिकेट करना मतलब क्या, मतलब कम्युनिकेट मतलब कि जैसे घर से कॉलेज, कॉलेज से घर आते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे कम्युनिकेटिव लॉ क्या बोलता है हमको कि P एंड, क्योंकि यहाँ पे और लिख रहे तो मैं यहाँ पे और का बनाती हूँ, P और Q जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू Q और P होगा, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न क्या होंगे, इक्विवेलेंट ही होंगे, यानी कि आप क्या बोलो, P और Q बोलो या फिर Q और P बोलो, एक ही बात होता है। जैसे कि ये देखो, ये कम्युनिकेटिव लॉ जो है ना, वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है, जैसे कि आपको पता है 2 + 3 बोलो या फिर 3 + 2 बोलो, दोनों का आंसर क्या आता है भाई, 5 आता है ना। वैसे अगर आप लोग बोलो 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, एक ही बात होता है, क्योंकि 3 2 = 6, 2 3 भी 6 होता है। तो यानी कि कम्युनिकेटिव लॉ जो है वो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो करते हैं, तो उसी तरह से हमारा जो ये और है एंड है, इनके बीच में भी ये कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है, फॉलो होता है। एक्चुअली में मैं वही कब से सोच रही हूँ कि मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, कम्युनिकेटिव नहीं है, कम्युनिकेटिव लॉ है, मैं वही सोच रही हूँ कि मेरे से बोला क्यों नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे स्पेलिंग है कम्यूटेटिव लॉ। हाँ ठीक है, चलो कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान देना,
ये हमने लिखा किसके लिए, और के लिए लिखा, सेम आप एंड के लिए भी लिख सकते हो। एंड क्या हो जाएगा बताओ, वेरी गुड, पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, क्यू एंड पी, ये दोनों एक ही होगा, ये दोनों एक ही होगा। समझ में आ गया, सबसे इजी वाला, ये तो मुझे बहुत इजी लॉ लगता है, तो ये इजी है, आई नो ये आपको आ गया है, समझ में आ गया। एसोसिएटिव लॉ का बहुत ध्यान रखना है बच्चा पार्टी। एसोसिएटिव लॉ जो है वो ब्रैकेट चेंज करता है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट क्यू आर को लगे थे, ये ब्रैकेट है ना चेंज होके क्या होगे, पी और क्यू को लग जाएंगे, या फिर किसी को मत लगाओ ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट चेंज होता है, ब्रैकेट चेंज होता है। और दूसरी बात, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि जो यहाँ पे ये लॉजिकल कनेक्टिविटी है, यानी कि जो सिंबल है वो सेम होता है, इधर भी और है इधर भी और है, मतलब ब्रैकेट के बाहर भी और है अंदर भी और है, सेम होगा। अब देखो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताती हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होगा ना वो उसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं ऐसे बार बार एसोसिएटिव लॉ को क्यों बता रही थी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम लोग समझते हैं, तो अगर मान लो ऐसा कुछ दिया है दैट इज पी और ब्रैकेट के अंदर है क्यू एंड आर, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एसोसिएटिव लॉ से इसको आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, रिजेंबल कर सकते हो, मतलब आपको लगेगा अरे ये तो एसोसिएटिव लॉ का कुछ ऐसा मिलता जुलता लग रहा है, बट नहीं। एसोसिएटिव लॉ में देखना दोनों यहाँ पे यानी कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों में जो सिंबल होता है वो सेम होता है, या तो दोनों के पास और होगा या तो दोनों के पास एंड होगा, है ना। तो यहाँ पे समझ जाना कि अगर सिंबल अलग है इसका मतलब वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होने वाला है अभी, तो और एसोसिएटिव लॉ में सिंबल सेम होता है, तो ये डिफरेंस है हाँ दोनों में, ध्यान रखना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप नाम से ही समझ जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो यहाँ पे ये जो P है ना उसको और, क्योंकि हम लोग यहाँ पे और का बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो P है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये ब्रैकेट के अंदर, यानी कि P और को, यानी कि P और ये जो और है और का सिंबल, इन दोनों को हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये काम हमने किया हुआ है पहले भी, तो चलो हम लोग इसको ओपन करते ब्रैकेट को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते। तो P और को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले Q के साथ, तो ऐसे लिखेंगे P और Q ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद ये जो एंड है वो एकदम बीच में आ जाएगा, फिर से ब्रैकेट ओपन, अभी P और R को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज P और आर, तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब आपको है ना ऐसा कुछ दिया रहेगा तो हम इसको ओपन करके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब आप बोलोगे मिस नहीं समझ में आया, तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो P और है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये ब्रैकेट के अंदर। पहले तो कैसे समझ में आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, नंबर 1 यहाँ पे देखो ये जो सिंबल है वो अलग होने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट भी लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब अभी हम क्या करेंगे, ये P को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले ये P और R क्या होगा, P और R नहीं, P और जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q के साथ, यानी कि P और Q। उसके बाद ये जो है ना ये सिंबल आ जाएगा बीच में एंड वाला, फिर से ब्रैकेट ओपन, अभी ये P और को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे R के साथ, तो P और R, ये हो गया, दिस इज द आंसर। अभी कभी कभी क्या होगा ना, एक और बात बताती हूँ, एक छोटी सी बात पे और बताती हूँ कि कभी कभी क्या होगा ना कि ये दिया रहेगा तो हम ये लिख सकते हैं, बरोबर, वैसे ही उल्टा भी करना पड़ सकता है, यानी कि कन्वर्स भी करना पड़ सकता है कभी कभी। जैसे कि अगर ऐसा कुछ दिया है तो आपको ये भी लिखना आ जाना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो रुको मैं अभी बताती हूँ। मान लो ऐसा कुछ दिया है, अगर ऐसा कुछ दिया है तो यहाँ पे देखो P और यहाँ पे P और क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे P और को कॉमन निकाल देंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा Q और बीच में क्या सिंबल बचा एंड, और यहाँ पे क्या बचा R, तो देखो ये आ जाएगा, है ना, ये आ गया। तो यानी कि अगर आप ऐसे से ऐसे जा सकते हो तो आपको ऐसे से ऐसे भी आना पड़ सकता है, ये ध्यान रखना, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। चलो ये तो हमने किसके रिलेटेड लिखा, हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, और को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड में, ओवर एंड, ठीक है, इसको ऐसा बोला जाता है कि ये और है और ये अंदर क्या एंड है, तो हमने क्या किया, ये जो और है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर एंड। अब उल्टा करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर और, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अभी, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ये दिया रहेगा P एंड फिर यहाँ पे Q और R होगा, तो चलो अभी डिस्ट्रीब्यूट करो, अब तो आपको आता है और मेरे साथ साथ लिखो चलो। तो P एंड जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले Q के साथ, तो यहाँ पे आएगा P एंड Q, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये जो सिंबल है वो बीच में आ जाएगा और का, ब्रैकेट ओपन, फिर P एंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे R के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा P एंड R, डन।
तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और मैंने क्या बोला था, आपको ये अगर दिया रहेगा तो कभी कभी जरूरत पड़ सकता है कि ऐसा लिखना पड़े, तो ये भी आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी कैसे समझेगा, देखो मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ पे देखो पी एंड क्या है, कॉमन है, तो पी एंड को बाहर कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बचा, क्यू बचा, फिर बीच में क्या बचा, और बचा, और यहाँ पे क्या बचा, आर बचा। तो ये देखो ऐसे भी लिखना आ जाना चाहिए। समझ में आ गया? चलो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर हो गया। एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या डिफरेंस है मुझे कमेंट में बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब यूज होता है, एसोसिएटिव लॉ कब यूज होता है? एसोसिएटिव लॉ पूरा ब्रैकेट को घुमाता है, बस बाकी कुछ नहीं करता है। और एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो सिंबल है, यानी कि जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है वो सेम होगा, यहाँ पे और या फिर यहाँ पे देखो एंड, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, कनेक्टिविटी अलग होते हैं, एक एंड तो ब्रैकेट के अंदर और ऐसा कुछ होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे। समझ में आ गया? अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ से, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। और ये लॉ सबसे डिफिकल्ट लॉ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे है ना टोटल 1 2 3 4 लॉ है। आइडेंटिटी लॉ में 4 लॉ है, और इनको है ना मतलब कि लर्न करते करते हमारा दिमाग चकरा जाता है। अगर आप रट्टा मार सकते हो, वेरी गुड बोल रही हूँ, सॉरी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप रट्टा मार लो। लेकिन अगर आपसे रट्टा नहीं मारा जाता है, मतलब आप भूल जाते हो या रट्टा मार के भूल जाते हो, तो मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी जिससे आप ये आइडेंटिटी लॉ यूज कर सकते हो। पहले आइडेंटिटी लॉ होता क्या है? आइडेंटिटी मतलब खुद की आइडेंटिटी, अभी समझो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ है क्या, चलो समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी हमारा एक स्टेटमेंट होता है। सी का मतलब आपको पता होगा, सी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। यस, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पता है ना, फॉल्स। हाँ, वो पूरा कॉलम, अगर कोई मान लो स्टेटमेंट पैटर्न है, उसका ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, तो वो लास्ट का कॉलम अगर पूरा फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। सी का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होगा। टी का मतलब टॉटोलॉजी मतलब ट्रू। हाँ, कि कोई स्टेटमेंट पैटर्न है, उसका पूरा जो लास्ट का कॉलम है वो ट्रू आ रहा है, इसका मतलब उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग टॉटोलॉजी बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे और के रिलेटेड होगा ये आइडेंटिटी लॉ, यहाँ पे एंड के रिलेटेड होगा। अभी यहाँ पे देखो, ये जो लॉ है वो क्या बोलता है, यहाँ पे है, ये क्या बोलता है कि P और C, यानी कि P और कॉन्ट्राडिक्शन जो होगा दैट इज इक्वल टू P मिलेगा हमको। और यहाँ पे मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा स्टेटमेंट है PP, उसको हम क्या कर रहे हैं, टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन के साथ क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? देखो हम क्या कर रहे हैं, P को, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न, जो हमारा स्टेटमेंट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, और हम टॉटोलॉजी के साथ क्या कर रहे हैं, और करके देख रहे हैं। तो ये किसके इक्विवेलेंट मिलता है, ये किसके इक्विवेलेंट मिलता है वो देखेंगे। फिर सेम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट है P, उसको क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन और टॉटोलॉजी के साथ क्या करेंगे, एंड करके देखेंगे। तो ये किसके इक्विवेलेंट मिलेगा, ये किसके इक्विवेलेंट मिलेगा, वो हमारा टारगेट है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, कभी कभी ये P के इक्विवेलेंट मिलता है, कभी कभी T के इक्विवेलेंट मिलता है, कभी कभी यहाँ पे C आता है, तो कभी कभी यहाँ पे P आता है। तो मतलब ये बहुत कंफ्यूजन है। तो अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक से हम ये याद कर लेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रिक है, पहली बात मैं बताती हूँ, ये जो ट्रिक है वो मेरी ट्रिक नहीं है। मेरे को खुद को भी ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे। तो मुझे एक वीडियो मिला था आकाश अग्रवाल सर का, तो वहां पे उन्होंने ना ट्रिक बताई थी इसको लर्न करने की, या आइडेंटिटी लॉ को लर्न करने की। तो मैंने उनसे ही सीख के मैं बता रही हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। उनको क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी ट्रिक बताई है। तो मैं बताती हूँ, उन लोग ने मतलब कि वो जो सर है उन्होंने क्या किया था, अभी मैं उसको अपने ओन लैंग्वेज में बता देती हूँ, बट उनकी ट्रिक है वो। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा स्टेटमेंट होगा ना, मतलब स्टेटमेंट को हम P Q R किसी से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे P यूज हुआ है। तो जो हमारा स्टेटमेंट होगा ना, उसको आप क्या करो, एनी ले लो। क्या ले लो, एनी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉटोलॉजी होगा, मतलब जो T होगा, मतलब टॉटोलॉजी मतलब ट्रू, उसको हम लोग 1 वैल्यू लेंगे। और जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो फॉल्स होगा, उसको हम लोग 0 वैल्यू लेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा और होगा, ये और होगा, उसको हम लोग प्लस लेंगे। और जो हमारा एंड होगा, उसको हम लोग इनटू लेंगे। अब आप बोलोगे मिस ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे ये ज्यादा नहीं है, ये है ना बहुत इजी और मस्त है। तो ध्यान देना, क्या बोला मैंने अभी, समझ में आया इतना? क्या मतलब, ये आपको पहले से लेना है। क्या लेना है, जो हमारा स्टेटमेंट होगा उसको एनी लो, टॉटोलॉजी मतलब ट्रू मतलब उसको 1 लेना, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स जिसको 0 लेना, और जो होगा उसको, मतलब ये और जो होगा उसको प्लस लेना, और जो एंड होगा उसको मल्टीप्लाई लेना। तो अभी देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिक। तो यहाँ पे देखो P मतलब क्या, P मतलब होता है एनी, ठीक है। तो P मतलब होता है एनी। उसके बाद और मतलब, और हमने क्या लिया, और मतलब प्लस, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब 0,
एनीथिंग प्लस जीरो, मतलब अगर आप किसी में भी जीरो प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा, एनीथिंग ही मिलेगा, है ना। यानी कि अगर आप 1 प्लस जीरो करते हो तो 1 मिलेगा, 2 प्लस जीरो करोगे तो 2 मिलेगा, एनी प्लस जीरो करोगे तो एनी मिलेगा। और एनी मतलब क्या, एनी मतलब पी। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, देखो पी आया, है ना। तो यानी कि एनीथिंग प्लस जीरो विल बी एनी, एनी मतलब पी। तो ये देखो पी आंसर आ गया, ये हमको लर्न हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, बढ़िया ट्रिक है मिस, क्या बात है। चलो चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी और मजा आएगा। देखो अब नेक्स्ट करेगा, ये वाला करेंगे, ये वाला मतलब ये वाला बता रही हूँ। तो अभी देखो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, पी, पी मतलब एनी, ठीक है, एनीथिंग, फिर और मतलब प्लस, फिर टोटोलॉजी मतलब 1। तो एनीथिंग इंटू 1। अच्छा एक बात बताती हूँ, एक बुलियन मैथमेटिक्स होता है जिसमें है ना सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यानी कि आपको वो ध्यान रखना है, इधर हाईएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1 है। तो एनीथिंग इंटू 1 मतलब 1 में अगर आप कुछ भी प्लस करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू, ऐसा इमेजिन करो। तो एनीथिंग प्लस 1 क्या करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एंड 1 मतलब क्या, 1 मतलब टोटोलॉजी, मतलब आंसर विल बी टोटोलॉजी। मतलब ये देखो टोटोलॉजी, इसका आंसर क्या होगा, टोटोलॉजी, टी होगा, ठीक है, क्या होगा, टी होगा। तो मैं एक बात बता देती हूँ, ये दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सिर्फ ये लिखना है, ये आंसर लिखना है, ये आंसर आना चाहिए लिखना, ठीक है, समझ में आया। ओके चलो अभी इसमें करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पी, पी मतलब एनी, एनीथिंग, फिर एंड का मतलब एंड हमने इंटू लिया, ठीक है, एंड मतलब इंटू, एंड कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जीरो। तो एनीथिंग इंटू जीरो क्या होगा, जीरो होगा। अगर किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा। एंड जीरो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, तो जीरो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, तो देखो इधर कॉन्ट्राडिक्शन आंसर आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट करेंगे, पी, पी मतलब एनीथिंग, एनीथिंग और उसके बाद एंड तो मतलब और, टोटोलॉजी मतलब 1। तो एनीथिंग इंटू 1 मतलब किसी को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, एनीथिंग ही आएगा, है ना। मतलब 2 इंटू 1 करो तो 2 आएगा, 3 इंटू 1 करो तो 3 आएगा, तो एनी इंटू 1 करो तो क्या आएगा, इंटू हो रहा है तो 1 ही आएगा, सॉरी एनी इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, एनी आएगा। एनीथिंग मतलब क्या, एनीथिंग मतलब पी, तो यहाँ पे पी आया। तो देखो ये शॉर्टकट देखो, मतलब कितनी अच्छी ट्रिक बताई है सर ने, मतलब कि ये इतना यूजफुल होने वाला है ना, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ इज वन ऑफ द, मुझे स्पेशली मेरे को तो लगता है आइडेंटिटी लॉ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है इसको याद करना। तो ये ट्रिक से थोड़ा सा मतलब कि ये ट्रिक से थोड़ा सा इजी हो गया है, मेरे लिए तो इजी हो गया है। अभी आप जरा देखो कि आपके लिए इजी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, पी को आपको क्या लेना है, जल्दी से मेरे पीछे पीछे और मेरे आगे आगे जो भी है बोलो। पी मतलब पी को आपको लेना है एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद टोटोलॉजी मतलब ट्रू, मतलब उसको 1 लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन को क्या लेंगे, 0 लेंगे। जो और है उसको हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और जो एंड है उसको क्या लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे। और फिर अपना दिमाग लगा के हम ये आंसर्स को निकालेंगे। समझ में आ गया। तो एक्चुअली में आइडेंटिटी लॉ में हम क्या करते हैं, मैं बताती हूँ कि जो हमारा जो स्टेटमेंट है पी, उसको हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट है हमारा पी, उसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी के साथ क्या करते हैं, और करके देखते हैं, और करके वो क्या आंसर आता है। वैसे ही जो हमारा स्टेटमेंट है पी, उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी के साथ एंड करके देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है वो हम देखते हैं, ठीक है। और ये आइडेंटिटी लॉ है, ये 4, 1 2 3 4, ये आइडेंटिटी लॉ है। तो ध्यान रखना, आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन या फिर टोटोलॉजी के साथ हम एंड और का रिश्ता देखते हैं। उल्टा बोल दिया, और एंड का रिश्ता देखते हैं। तो वो आंसर क्या देता है हमको, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो डन, आइडेंटिटी लॉ। ट्रिक भी याद हो गई है, अगर ट्रिक वाला नहीं समझा फिर से पीछे जाके देखना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तो हम करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब थोड़ा उल्टा, है ना, उल्टा टाइप कुछ। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो इस कॉम्प्लीमेंट लॉ में हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है ना, पी जो स्टेटमेंट है ना, उसका जो नेगेशन होता है, उसका जो नेगेशन होगा, मान लो ये पी हमारा स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, नेगेशन पी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट है और उसका जो नेगेशन है, उसका और इन दोनों के बीच में और करके देखेंगे। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये। वैसे ही सेम एंड के, तो जो हमारा स्टेटमेंट है और जो उसका नेगेशन है, इन दोनों के बीच में हम एंड करके देखेंगे। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, सॉरी इधर क्या करेंगे, और करके देखेंगे। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कॉम्प्लीमेंट मींस उल्टा, मतलब उल्टा ही कर रहे हैं ना। हमारा पी एक स्टेटमेंट है
और उसका नेगेशन, नेगेशन मतलब उल्टा, उसका नेगेशन जो है वो है नेगेशन, मतलब स्टेटमेंट का नेगेशन हो गया नेगेशन पी। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, और लेके देखेंगे, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, सेम जो हमारा पी स्टेटमेंट है और जो उसका नेगेशन है यानी कि जो उसका उल्टा है, इनके बीच में एंड लगाएंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब ये लॉ क्या बनेगा, किसके इक्विवेलेंट आएगा, तो वो देखना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ समझा, ठीक है। तो अभी ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये तो दो ही है, दो ही लॉ है, तो ये तो आप लोग रट लोगे। तो यहाँ पे बस मैं बता देती हूँ कि पी और नेगेशन पी जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू सी, सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, यानी कि फॉल्स के इक्विवेलेंट होता है ये। और जो हमारा पी एंड नेगेशन पी है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, टॉटोलॉजी, यानी कि पी के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये कैसे इक्वल होगा, आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप ट्रूथ टेबल बना के देख लो कि अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाओगे तो इसका जो ट्रूथ टेबल होगा ना उसमें देखना कि आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू सी, सी मतलब फॉल्स, इसका जो रिस्पेक्टिव पूरा कॉलम आएगा वो फॉल्स होगा। फॉल्स होगा इसका मतलब क्या कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि क्या है, फॉल्स है। समझ में आ गया, तो क्या समझा यहाँ से जरा बताना। वेरी गुड। अगर हम एक स्टेटमेंट है और उसका जो नेगेशन है, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग क्या करते हैं, और लेते हैं, यानी कि डिसजंक्शन करते हैं, डिसजंक्शन ही होता है ना और का मतलब, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू सी आता है। वैसे ही जो हमारा स्टेटमेंट है और उसका जो नेगेशन है उसके बीच में अगर हम कंजंक्शन करते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टी आता है। तो ये तो लर्न कर लो, ये तो बहुत इजी है, मतलब एक चीज लर्न करने के लिए बोला, ये लर्न कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। और देखना कॉम्प्लीमेंट लॉ में एक ये भी होता है कि ये तो बहुत, मतलब ये हमने किया हुआ है कि जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है इसका जो नेगेशन होता है, नेगेशन मतलब इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, टॉटोलॉजी होता है। और सेम जो नेगेशन ऑफ टी होता है, टी मतलब कि टॉटोलॉजी का जो नेगेशन होता है वो सी होता है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ये तो आपको पता ही था ना कि जो टॉटोलॉजी है और जो कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि टॉटोलॉजी मतलब ट्रू और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स, ये क्या है, एक दूसरे के नेगेशन है, एक दूसरे के नेगेशन है, यानी कि एक दूसरे के उल्टे है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो बस वही लिखा, नेगेशन ऑफ सी, नेगेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इज टॉटोलॉजी, ऑलवेज रिमेंबर, एंड नेगेशन ऑफ टॉटोलॉजी इज कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली में देखोगे तो 4 कॉम्प्लीमेंट लॉ बन गए हैं, 1 2 3 4। बट मुझे लगता है कि ये वाला तो इजी है, ये वाला तो कुछ खास नहीं है, ये तो आपको लर्न है। बस ऊपर वाला आप लोग लर्न कर लेना कि कब टी आता है और कब सी आता है, बस ये देख लेना। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने लॉ किए हैं, जरा बताना, जरा बताना। वेरी गुड, वेरी गुड, 6 लॉज हो चुके हैं। और अभी आगे के लॉ बहुत इजी है, बस ये 6 लॉ आपको आ गए क्या, आइडेम्पोटेंट लॉ। अच्छा, मैं यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ का भी एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। आई मतलब क्या, आई मतलब मैं खुद, है ना, आई माई सेल्फ। तो यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होता है उसका हम खुद के साथ ही क्या करते हैं, और एंड करते हैं। तो ऐसे हम लोग थोड़ा ये लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब पी और पी हमको पी देगा, मतलब वो खुद के साथ खुद ही होता है, खुद ही आता है, सब खुद 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 खुद, यानी कि पी और पी पी, पी एन पी पी, मतलब सब पी 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 पी। अगर क्यू स्टेटमेंट को कभी कभी क्यू से भी लिख सकते हैं, तो क्यू और क्यू क्यू होगा, क्यू एंड क्यू क्यू होगा, आर और आर आर होगा, आर एंड आर आर होगा, ऐसा। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ब्रैकेट चेंजेस होता है, ब्रैकेट बदलता है, एसोसिएट होता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंबल्स है वो सेम होते हैं, ब्रैकेट के बाहर भी ब्रैकेट के अंदर भी। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ तो बहुत इजी है ना, कि P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P, एंड P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, आइडेंटिटी लॉ का ट्रिक बता दिया है, कॉम्प्लीमेंट लॉ का भी ट्रिक बता दिया है, ट्रिक नहीं मतलब वो तो इजी है। अभी आते हैं, अभी देखना 7th वाला जो है ना उसमें ये तो बहुत इजी है, ये आपने ऑलरेडी हमने किया है नेगेशन ऑफ नेगेशन में जो किया है, जैसे कि लॉ ऑफ डबल नेगेशन, इसको बोलते हैं इन्वॉल्यूशन लॉ। ओके, इसका नाम भी है इन्वॉल्यूशन लॉ, इन्वॉल्यूशन लॉ, लॉ ऑफ डबल नेगेशन। एक्चुअली में ये हमने किया हुआ है, आपको पता है ना, मैंने बताया था कि जो हमारा नेगेशन का भी जो नेगेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो यही है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल नेगेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 बार नेगेशन आया है। यानी कि देखो, एक हमारा स्टेटमेंट होता है P, ओके, अब इसका जो नेगेशन होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, नेगेशन ऑफ P। उसके बाद क्या करते हैं, हम नेगेशन का भी नेगेशन लेते हैं, नेगेशन का भी नेगेशन लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो नेगेशन का भी नेगेशन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल स्टेटमेंट, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है उसी के इक्विवेलेंट होता है। तो इसको बोलते हैं, इस लॉ का एक नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डबल नेगेशन,
या फिर इसको बोल सकते हैं इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ, स्पेलिंग पढ़ लो, इन्वॉल्यूशन लॉ, ठीक है। तो ये कोई एंड और का लॉ नहीं है, ये लॉ ऑफ डबल नेगेशन है, इसलिए ये एक ही है। मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे ही लिखूंगी इसको, यहाँ पे नहीं लिखूंगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये नेगेशन के ऊपर लॉ है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? व्हाट इज लॉ ऑफ डबल नेगेशन? वेरी गुड। अब देखो आगे वाले तो दो बहुत इजी है, ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। डी मॉर्गन लॉ याद आया? डी मॉर्गन लॉ यार बोलो मत यार, नहीं आया याद यार, अभी तो कराया था, पता है वो हमने जब नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट किया था। यस, तो डी मॉर्गन लॉ दो है, उसमें एक और के लिए होगा और एक एंड के लिए होगा। तो यहाँ पे देखो डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है? डी मॉर्गन लॉ होता है कि नेगेशन ऑफ पी और क्यू जो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, एंड सेम नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू जो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पता है आपको। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन किसके इक्विवेलेंट होगा, उसमें मैंने आपको डेप्थ में बताया था एकदम। याद आ रहा है? वेरी गुड, याद आया, वेरी गुड, अच्छे से वीडियो देखते हो मतलब। तो मैं बता देती हूँ, देखो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है कि नेगेशन ऑफ P और Q, मतलब इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है कि ऐसे समझो कि ये ब्रैकेट, ये जो है ना, ये जो ब्रैकेट है ना वो ओपन हो रहा है, मतलब ये नेगेशन का साइन अंदर जाएगा। तो ऐसे करो कि ये ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेशन P को मिलेगा, तो ये हो गया नेगेशन ऑफ P। फिर यहाँ पे नेगेशन ऑफ, ये जो सिंबल है मतलब कि ऐसे समझो कि ये और है ना, तो इसको नेगेशन लग गया, नेगेशन लग गया मतलब अब उल्टा हो जाएगा। तो और का नेगेशन मान लो कि ऐसे समझो कि एंड, हाँ समझो, सिर्फ मानो ऐसे। उसके बाद ये जो नेगेशन है वो क्यू को लगेगा, तो यहाँ पे आ गया नेगेशन ऑफ क्यू। तो यही है हमारा डी मॉर्गन लॉ। मतलब डी मॉर्गन लॉ बेसिकली यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो, इसको भी हम लोग करते हैं, तो डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे एंड के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये नेगेशन ऑफ पी, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी, एंड का सिंबल जो है वो और में बदल जाएगा और ये इसको लग जाएगा नेगेशन, दैट इज नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये है डी मॉर्गन लॉ, दिस आर दी आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। देखना यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ में यहाँ पे जो और था वो ब्रैकेट ओपन होने के बाद एंड हो जाता है, और जो यहाँ पे एंड था वो ब्रैकेट ओपन होने के बाद बीच में और हो जाता है। समझ में आ गया? वेरी गुड, डी मॉर्गन लॉ। अब कॉन्ट्रापोजिटिव, देखो कॉन्ट्रापोजिटिव एक्चुअली में ये जो 9th वाला है ना, इसमें मैं आपको 3 बताती हूँ, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, आपको याद है? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, हाँ वही। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ कि कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। तो एक्चुअली में जो 9th लॉ है उसमें मैं ये सब करवा रही हूँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो, पहली बात तो ये जो तीनों लॉ है वो किसके लिए यूज होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। मतलब कि मान लो कि अगर P इंप्लाइज Q, मतलब कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब आपको पता है ना, जो इफ और देन के फॉर्म में होते हैं, दे आर नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ के बाद जो होता है वो यहाँ पे P लिखा हुआ होता है, देन के बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसको Q बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका कन्वर्स क्या होता है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि उसका इनवर्स क्या होता है, और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा। तो इसको कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि P इंप्लाइज Q, तो इसका जो कन्वर्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंप्लाइज P, यानी कि उल्टा हो जाएगा। कन्वर्स मीन्स उल्टा, Q इधर आ जाएगा, P उधर चला जाएगा, ठीक है। और इनवर्स में क्या होगा? इनवर्स में क्या होगा? इनवर्स मतलब कि P जो है उसका इनवर्स लेना है, उसका नेगेशन लेना है। तो यहाँ पे P इंप्लाइज Q है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। और कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होगा कि घूमेगा भी और नेगेशन भी होगा, मतलब कि Q इधर आ जाएगा, P उधर चला जाएगा और नेगेशन भी लग जाएगा। मतलब कि मैं ऐसा बोलती हूँ कि कॉन्ट्रापोजिटिव जो है ना वो इन दोनों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये कन्वर्स भी है और इनवर्स भी है, ऐसा मैं इसको बोला करती हूँ। तो कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होगा? P इंप्लाइज Q है, तो ये हो जाएगा Q इंप्लाइज P, और उसी के साथ नेगेशन भी लग जाएगा, नेगेशन भी और नेगेशन भी, ठीक है। तो ये है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। समझ में आ गया? डन। तो ये है टोटल हमारे 9 लॉस। तो आई होप आपको अच्छे से समझे होंगे 9 के 9 लॉ। लेकिन देखो, अगर आपको एक्सरसाइज 1.9 सॉल्व करना है तो ये लॉस से कुछ नहीं होने वाला है। ये लॉस तो बहुत काम के है, बट इससे कुछ नहीं होगा। आपको जो हमारा एक्सरसाइज 1.8 का जो कॉन्सेप्ट था, 1.8 का क्या कॉन्सेप्ट था बताओ? वेरी गुड, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट जो था, यानी कि कंजंक्शन का जो नेगेशन है, डिसजंक्शन का जो नेगेशन है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये तो चलो, ये तो हमारे वो डी मॉर्गन लॉ ही है।
तो ये इसको बोलते थे, पता है, इसको बोलते थे डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। इसको हमने बोला है डी मॉर्गन लॉ। अब डी मॉर्गन की स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग होगी, मैं एक बार देख लेती हूँ, नहीं राइट ही है। तो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ है। तो ये जो हमारा कंजंक्शन और डिसजंक्शन का जो नेगेशन आया था वो तो डी मॉर्गन लॉ से आया था। तो ये तो चलो क्लियर है, ये तो मैंने बता दिया है। और ये जो हमारा नेगेशन ऑफ नेगेशन जो था, मतलब कि नेगेशन ऑफ नेगेशन जो होता है वो ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है। इस लॉ का अभी नाम आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डबल नेगेशन, या इसको बोलते हैं इन्वॉल्यूशन लॉ, है ना। अब भी जस्ट हमने किया था पीछे, तो ये भी आपका रिवाइज हो गया है। अभी ये कंडीशनल स्टेटमेंट और जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट और ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके नेगेशंस जो होते हैं, इसके जो नेगेशंस होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। और ये हमने पूरा 1.8 में किया हुआ है, तो आई नो आपको पता होगा, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि अभी 1.9 में काम आएगा। और 2-3 बातें हैं, मतलब ये 2 बातें हैं, 2 बातें मैं इसको आगे ही बताती हूँ। तो चलो नाउ वी कैन स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.9। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.9 के कितने सम सॉल्व करेंगे, 1-2 करेंगे या 3-4 करेंगे, लेट्स सी। नाउ लेट अस स्टार्ट। और आपका फोकस अगर इधर नहीं है तो जाओ पानी पी के आ जाओ, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक्सरसाइज बच्चों का खेल नहीं है। आपको बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आप ब्लेम करोगे कि मिस आपको समझाना नहीं आता है। बट मैं यहाँ पे बहुत ही गहराई से समझाने वाली हूँ, तो ध्यान देना। एंड यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ही आपको है ना, मतलब ये क्वेश्चन आपका मतलब पसीना खून सब चूस लेने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, मैं खुद ही सामने से बता देती हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले नहीं करेंगे क्योंकि आपको मैं डराना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। या अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो बाकी के क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाएंगे वैसे देखा जाए तो। पर ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वी हैव टू शो, क्या शो करना है कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो हमारा पूरा राइट हैंड साइड है, ये क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करना है, नहीं तो ट्रूथ टेबल का यूज करना होता ना तो वो बहुत इजी है। बट विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल बोला, इसका मतलब हमको यूज करने हैं लॉज, ठीक है। तो हमारे पास 9 लॉज है, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, 9 लॉज नहीं है, आप उसमें और ऐड कर दो, और 2 लॉज ऐड कर दो। तो ये है हमारा, ये है लॉ ऑफ कंडीशनल एंड दिस इज लॉ ऑफ बाई कंडीशनल। याद है आपको, मैंने जब आपको नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कराया था तो उसमें मैंने आपको एक बात बताया था कि ये जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, दैट इज P इंप्लाइज Q, ये है ना, इसको हम लोग एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने जितने भी लॉज अभी हमने देखे, सिर्फ वो कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स लॉ छोड़ के बाकी जितने भी हमने लॉ देखे, वो सारे जो लॉज है वो एंड और नेगेशन को यूज करके बने हुए हैं, बरोबर। इसमें मतलब उसमें एंड और नेगेशन ही है। तो यानी कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है या ये जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इनको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे याद रखना कि P इंप्लाइज Q जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P, और Q के इक्विवेलेंट होता है ये। और वैसे ही P डबल इंप्लाइज Q, यानी कि ये जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q, एक ब्रैकेट में होगा, और एंड नेगेशन ऑफ Q और P के इक्विवेलेंट होता है। तो ये दोनों लॉ भी याद कर लेना। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंडीशनल, और इसके नीचे वाले लॉ को बोलेंगे लॉ ऑफ बाई कंडीशनल। ये बहुत काम आएगा, अभी नहीं पता चलेगी इसकी अहमियत, बट बाद में पता चलेगी। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अभी आपको फर्स्ट वन नहीं कराती हूँ, सेकेंड वन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप लोग थोड़ा सा क्या मतलब कि फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, ये देखो, ये हमारा पूरा क्या है, दिस इज अवर फुल लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। और ये देखो टिंकू सा, मतलब एक ही, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग नीचे लिखते हैं, ब्रैकेट अच्छे से लगाना, क्या दिया है, P एंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद अंदर ब्रैकेट के अंदर है नेगेशन ऑफ P और Q, उसके बाद आगे है और नेगेशन Q, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे देखो इसको कैसे हम लोग, ये देखो, ये P के इक्वल कैसे दिखाएंगे, मतलब इतना लंबा चौड़ा जो है उसको सम अप करके P के इक्वल लाना है। अब कैसे लाए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जरा ब्रैकेट के अंदर झांकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर झांकने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक ये वाला ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर और है और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी और है। तो यानी कि यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो यूज नहीं होगा, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सिंबल अलग चाहिए, एसोसिएटिव लॉ में सिंबल सेम चाहिए। तो मतलब अंदर है ना, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है ना कि ब्रैकेट चेंज होता है, पता है ना। ये दोनों ब्रैकेट, अभी देखो फिलहाल तो ये ब्रैकेट इन दोनों को लगा हुआ है,
तो हम ब्रैकेट चेंज करके क्या कर सकते हैं, इन दोनों को लगा सकते हैं। देखो एसोसिएटिव लॉ में रिवाइज करवाती हूँ। एसोसिएटिव लॉ ऐसा होता है कि पी और, क्योंकि और का लॉ और है तो मैं और के लिए और के रिस्पेक्ट में बताती हूँ। पी और अगर ऐसा कुछ लिखा है क्यू और आर, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये ब्रैकेट अगर इसको लगा हुआ है, इन दोनों को लगा हुआ है, तो वी कैन चेंज इट टू फर्स्ट टू, यानी कि पी और क्यू एक ब्रैकेट में आ जाएगा और आर बाहर आ जाएगा। मतलब अभी हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट इसको लगा है वो चेंज करके हम इन दोनों को ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, क्यों करना है ऐसा, ऐसा इसलिए करना है, मैं बताती हूँ, रुको ना। यहाँ पे देखो क्यू है और यहाँ पे नेगेशन क्यू है, इन दोनों को अगर एक ही ब्रैकेट में लाएंगे ना तो कॉम्प्लीमेंट लॉ फिर यूज होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है पी, मैं पी के रिस्पेक्ट में बताती हूँ, या चलो स्टेटमेंट को क्यू रखते हैं, क्यू और उसका नेगेशन। देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ कब यूज होता है, कि जब हम एक स्टेटमेंट होता है और उसका नेगेशन लेते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, और इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, और करेंगे, तो ये किसके इक्विवेलेंट आया था, याद है, टॉटोलॉजी के इक्विवेलेंट होता है। देख लो कॉम्प्लीमेंट लॉ, पेज नंबर तुम्हारा क्या है टेक्स्ट बुक का, 21 में देख लो, ठीक है। चलो चलो पहले तो एसोसिएटिव लॉ, मैं बहुत आगे चली गई, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहने दो, पी एंड ऐसे ही रहने दो, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नेगेशन पी बाहर हो जाएगा और क्यू और नेगेशन क्यू, मतलब अब देखो ये जो ब्रैकेट इधर लगा था, अब हम ये ब्रैकेट को क्या करेंगे, इन दोनों को दे देंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, तो मतलब ब्रैकेट चेंज किया हमने, ये दोनों को ब्रैकेट था, अब हमने क्या किया, ये दोनों को ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों को ब्रैकेट दे दिया, क्योंकि अभी ये दोनों ब्रैकेट एक, मतलब कि ये दोनों एक ही ब्रैकेट में आ गए, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करेंगे। पहले तो इधर लिखो क्या यूज किया हमने, कौन सा लॉ यूज किया, तो हमने यूज किया है एसोसिएटिव लॉ, तो रीजन आपको हर एक स्टेप में लिखना है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ यूज किया, अभी आएगा पी एंड, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर से यहाँ पे आएगा नेगेशन ऑफ पी और ये क्या होता है बताना, ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखो अगर कोई स्टेटमेंट है क्यू और हमने उसका नेगेशन लिया, ओके, नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, नेगेशन क्यू, और उसको और के साथ करेंगे तो क्यू और नेगेशन क्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू टॉटोलॉजी। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैं राइट हूँ कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट लॉ भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है, हाँ, और होगा तो टी, टॉटोलॉजी होगा, तो मतलब ये टॉटोलॉजी हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमने यूज किया क्या, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो देखो धीरे धीरे कैसे छोटा छोटा हो रहा है ना हमारा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब जैसे ही टी सी आ जाता है ना, तो आइडेंटिटी लॉ यूज करने का, देखो इनके बीच में हम आइडेंटिटी लॉ यूज करेंगे। अब आइडेंटिटी लॉ याद है कि नहीं याद है, मैंने जो वो ट्रिक वाला बताया था, याद है आइडेंटिटी लॉ। देखो पहले तो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ यूज होगा, तो ये हमारा पूरा पी का रोल प्ले करेगा, जैसे ये पूरा समझो पी है, फिर यहाँ पे और टी है, और टी है, तो पी और टी किसके इक्विवेलेंट होता है। अब आप बोलोगे अरे मिस यहाँ पे तो नेगेशन पी है, आपने पी क्यों लिखा, अरे रुको ना, इसको पूरा है ना आप पी विजुअलाइज करो, मतलब मन में इसको पी सोचो, तो पी और टी किसके इक्विवेलेंट होगा। अब आप बोलोगे मिस याद नहीं आ रहा है आइडेंटिटी लॉ, तो ट्रिक क्या बताई थी, देखो पी के जगह पे पी मतलब एनीथिंग, फिर और होता है तो उसके जगह पे क्या लिखते हो, प्लस, ठीक है, और टॉटोलॉजी मतलब वन। तो मुझे बताओ एनीथिंग इनटू वन क्या होगा, मतलब आप, मैंने क्या बोला था, लास्ट वैल्यू क्या होती है, वन होती है, मतलब ऐसा समझो कि आप वन में कुछ भी ऐड कर रहे हो बट वो वन से बड़ा आंसर नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे वन आएगा, एंड वन मतलब टॉटोलॉजी, मतलब इन दोनों का आंसर जो आएगा वो टॉटोलॉजी आएगा, क्या आएगा, टॉटोलॉजी आएगा, ओके। तो मतलब कि पी और टी जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, टी, यानी कि टॉटोलॉजी होता है, तो मतलब इधर आएगा टी, इन सबके जगह पे, पूरे के जगह पे क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है, टॉटोलॉजी आंसर आएगा, कैसे, आइडेंटिटी लॉ, और वो भी हमने ट्रिक का यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पी एंड इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे टी, और रीजन क्या होगा, रीजन होगा आइडेंटिटी लॉ, और अभी लास्ट फिर से आइडेंटिटी लॉ। देखो मैं पहले ही बोलती हूँ जहां पे टी सी आता है तो वहां पे आइडेंटिटी लॉ यूज करने का, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा ये, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर से देखो पी एंड टी क्या होता है, अब भी देखा पी एंड टी क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे पी मतलब क्या, पी मतलब एनीथिंग, एंड मतलब इनटू लेने का, आइडेंटिटी लॉ का ट्रिक बताओ, एंड मतलब इनटू, और टॉटोलॉजी मतलब वन, तो एनीथिंग इनटू वन, किसी से भी अगर वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनीथिंग आएगा, एनीथिंग मतलब क्या, एनीथिंग मतलब पी, तो पी आंसर आएगा, तो मतलब इन दोनों का आंसर पी आएगा। फिर से कैसे यूज किया, क्या यूज किया, आइडेंटिटी लॉ यूज किया, तो देखो आ गया आपका आंसर, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और ये आ गया, और ये क्या है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पता है ना, राइट हैंड साइड पी था, भूले तो नहीं, देख लो, विश्वास नहीं होता है तो, समझा, तो अभी समझा कैसे ये करना है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं अभी लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन आप लोग लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ठीक है ना, अभी एक दो बार तो आप भी प्रैक्टिस कर लो। चलो एक बार थर्ड वन करके देखते, ठीक है। थर्ड वन, तो थर्ड वन करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे देखो ये पूरा हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड मतलब ये लाना है, आपका टारगेट आपके नजरों के सामने रखो, ये हमारा टारगेट है, पी एन क्यू आना चाहिए। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या है, नेगेशन ऑफ इसका, यानी कि पी एंड क्यू, फिर इंप्लाइज नेगेशन क्यू, ब्रैकेट क्लोज। पहली बात तो देखो कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है ना उसको ओपन करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ दिस। तो मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट है, देखो थोड़ा सा पीछे जाके दूर से देखो, एक्चुअली में ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। देखो नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है। पहले तो ये बोलोगे मिस कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो देखो जरा ध्यान से देखना, जैसे मैंने बोला था, ये देखो ये नेगेशन है, फिर ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये देखो बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है। अब देखना विजुअलाइज करना, पी जो है ना, ये पूरा पी का रोल प्ले करेगा, ये पूरा पी का रोल प्ले करेगा। इंप्लाइज ये जो पूरा है ना वो क्यू का रोल प्ले करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन लिखेंगे, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, बताओ। कंडीशनल स्टेटमेंट है ये, इसका नेगेशन क्या होता है, तो अभी लर्न किया होगा, पी एंड नेगेशन क्यू, ये आंसर है। ओके, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, देखो अभी तो मैंने पीछे बताया था कि नेगेशन याद रखो, पी एंड नेगेशन क्यू। तो चलो अभी हम लोग इसका लिखते हैं, ये आंसर है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी मतलब पी का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये पूरा पी है, तो पी एंड क्यू, ये हमारा पूरा पी का रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद क्या है, एंड है, तो यहाँ पे एंड आएगा। उसके बाद आएगा नेगेशन ऑफ क्यू, तो नेगेशन ऑफ क्यू का रोल कौन प्ले कर रहा है, क्यू का रोल प्ले कर रहा है नेगेशन क्यू, तो यहाँ पे नेगेशन क्यू आएगा। अब आप बोलोगे मिस 2 बार नेगेशन कैसे आ गया, अरे बाबा इसलिए तो बोलती हूँ कि लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। देखो यहाँ पे नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू पी एंड नेगेशन क्यू होता है। तो अभी मैंने बोला ना आपको विजुअलाइज करना है, मतलब कि ये पूरा हमारा पी का रोल प्ले करेगा, फिर इंप्लाइज है, और ये पूरा मतलब नेगेशन के साथ ये क्यू का रोल प्ले करेगा। तो आंसर क्या है कि ये जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका नेगेशन क्या होता है, तो ये होता है पी मतलब ये पूरा, तो ये पी लिखा। फिर क्या है, एंड है, तो हमने एंड लिखा। फिर क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू, तो नेगेशन ऑफ क्यू, बट क्यू का रोल कौन प्ले कर रहा है, नेगेशन क्यू, इसलिए दो नेगेशन आया, क्योंकि ये नेगेशन हमारे फॉर्मूला का नेगेशन है, ये नेगेशन खुद क्यू का नेगेशन है। समझ में आया? अब विजुअलाइज किया, ठीक है चलो। और ये वाले तो हमने किए हुए हैं, समझ, जब हमने आई थिंक कुछ 1.8 सॉल्व किया था उसमें ही तो किया था यार, अभी बोलो मत कि याद भी नहीं है आपको। तो मैं ये रफ कर देती हूँ, ठीक है, ये रफ कर दिया, ओके, ये भी रफ कर दिया। और रीजन लिखना है, अभी हमको रीजन लिखना है। तो अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, हाँ इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, इसके इक्विवेलेंट। तो ये रफ, ये भी रफ, ये रफ, ये रफ, ये रफ, मतलब कि 1 मिनट, हाँ ऐसे। अब इधर क्या किया था बताओ, रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में लिखेंगे नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, तो बस रीजन में लिख दो। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन भी लिख सकते हो आप, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आगे ब्रैकेट ओपन अप करेंगे, देखो ये वी नो दैट नेगेशन क्या होता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ, तो यानी कि यहाँ पे आएगा पी एंड क्यू, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एंड, नेगेशन ऑफ नेगेशन इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ, और यहाँ पे क्यू ओरिजिनल स्टेटमेंट है तो क्यू, और इसको बोलते हैं, इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल नेगेशन। यस वेरी गुड, लॉ ऑफ डबल नेगेशन। देखो अभी तो हमने जो वो 9 लॉज थे उसमें से आई थिंक ये कौन सा था, 7th लॉ था हमारा, लॉ ऑफ डबल नेगेशन, है ना। हाँ इसको बोलते हैं इन्वॉल्यूशन लॉ भी बोलते हैं, तो लॉ ऑफ डबल नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, यानी कि नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। अगर पी होता तो पी हो जाता, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टारगेट याद रखना, ये टारगेट है। अब देखो याद है आपको, एक बात याद है क्या, देखो यहाँ पे ब्रैकेट, बस हमारा आंसर सिर्फ ये होना चाहिए, बट ये तो यार ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, आपको याद है कि जब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर अगर साइन मतलब सिंबल सेम है तो हम लोग पता है एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। मतलब ये ब्रैकेट इसको है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट दे देंगे, मतलब इन दोनों को साथ में ले लेंगे, तो एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं। तो पी एंड, और अभी इन दोनों को ब्रैकेट देते हैं, यानी कि क्यू एंड क्यू को ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा यूज किया, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स चेंज किया, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ यूज किया, ठीक है। अब इससे क्या होगा,
तो इससे अभी हम लोग क्या करेंगे, पी एंड, और ये याद है अभी इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्यू। कैसे, आइडेम्पोटेंट लॉ, पहला लॉ हमारा, आई मीन्स आई, मैं खुद, माई सेल्फ। तो अगर आप क्यू को क्यू के साथ क्या कर रहे हो, एंड कर रहे हो, तो इसका मतलब आंसर भी क्यू ही आने वाला है ना? समझा? देखो किया है हमने यार, पहला लॉ था यार, पहला लॉ। तो यहाँ पे हो जाएगा आइडेम्पोटेंट लॉ। हो गया, डन। एंड देखो ये रहा हमारा आंसर, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ से। चलो डन हो गया। तो अभी हमने कितने सम्स किए, ये 2 सम्स किए हैं, ठीक है। अब आगे का, और भाई ये तो देखो कितना भारी है, ये वाला भी थोड़ा सा भारी है, ये भी भारी लग रहा है। चलो ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। हमने अभी 2 ही क्वेश्चन किए, आप लोग को भी प्रोसेस होने को टाइम लगेगा, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से करना, और जितना हो सके उतना लाइक करो ये वीडियो को और शेयर करना। आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख रही हो अगर वो चैप्टर की वीडियोस देखने। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।